जय हिंद स्टूडेंट, वीडियो क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर दिल्ली पुलिस में SI की हो या कांस्टेबल की हो या जो भी वैकेंसी निकली है, हमारी क्लासेस की ओर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैथ की क्लास आप देख चुके होंगे। अभी जो दूसरी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे जो भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, जितनी भी बातें बताएंगे कम रहेंगी पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी। एक पॉइंट 2 पॉइंट बात होगी। उसके बाद नॉर्मली हम आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे टेस्ट की भी व्यवस्था करते रहेंगे। आप लोग उससे अपने आप को परखते भी रहिएगा। तो रेगुलर रहना है आप सभी को। तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता से। तो बात करते हैं, आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को, तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी सिंधु नदी के आसपास थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला जो शहर खोदा गया था वो था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और बात करी जाए कि सबसे प्राचीन है और सबसे नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता मिलता सिंधु नदी घाटी के में विकसित हुई। अब आते हैं इसके प्रमुख स्थलों पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब। कहाँ पे? पंजाब, पाकिस्तान में जो हिस्सा पड़ता है पंजाब का, वहाँ पे हड़प्पा की बात करी जाए तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या प्रमुख साक्ष्य पाए गए हैं? तो यहाँ पे पाया गया है श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, RS-37, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई गई हैं? हमारी हड़प्पा में। एक बार अगर और फिर से रिवाइज कराएं, हड़प्पा को अगर आप याद करना है तो आप ऐसे याद करिएगा कि जैसे ही आपके दिमाग में हड़प्पा आए तो आप दिमाग में याद करिएगा श्रमिक। तो श्रमिक से आ जाएगा श्रमिक का आवास, ठीक है। और कुम्हार का चाक, कुम्हार कौन होता है? श्रमिक है। कुम्हार का चाक, फिर माता देवी की मूर्ति एक, श्रमिक अन्न भी खाएगा तो अन्नागार, RS-37 कब्रिस्तान भी है, और हाथी का कपाल मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है? एक और स्वास्तिक चिन्ह मिले हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। जितने भी हमारे स्थल हैं जिनमें आगे में दड़ो आ जाए, ये सारे के सारे स्थल कहाँ हैं? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की बात करी जाए तो यहाँ पुरोहित आवास है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, और यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह बहुत ज़्यादा मिले हैं। सभागार भी यहीं मिली है, पशुपतिनाथ यहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृत्यु का टीला। बहुत से लोग एक साथ जहाँ हमारे प्राप्त किए गए, तो मृतकों के टीले को उसका नाम होता है मोहनजोदड़ो। लोथल की स्थिति क्या है? गुजरात। बात करी जाए लोथल को फेमस था, ये एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, जहाँ यह व्यापारिक केंद्र था। यह वह शहर था जहाँ से सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार होता था। यहीं से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते हैं। पूछेगा कैसे आपको पता है ये लोग विदेशी व्यापार करते थे? तो यहाँ पर फारस की मुद्राएं मिली हुई, तो जिससे पता चलता है कि लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। और इस शहर की एक खासियत और थी, सभी शहरों के जो दरवाजे थे वो दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, और यही एकमात्र ऐसा शहर है जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। रीज़न क्या है? जैसे कि मान लो ये हमने बताया ना कि यह व्यापारिक केंद्र है, तो जो शहर व्यापारिक केंद्र होगा वहाँ गोदाम वगैरह होगी, लोडिंग अनलोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो पीछे किसी गली में जाना ज़्यादा मुश्किल होता है, मेन रोड से लोडिंग अनलोडिंग करना आसान होता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का वह शहर बताओ जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, तो वो था हमारा लोथल। फिर आ जाते हैं कालीगंगा में। कालीगंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी, धौलावीरा और राखीगढ़ी। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बताओ, तो जब पूछेगा आपसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताओ, तो आंसर होगा आपका धौलावीरा। और जब आपसे पूछेगा
भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताओ, तो आंसर होगा हमारा राखीगढ़ी। तीनों में यही डिफरेंस है। सबसे बड़ा स्थल पूरी सिंधु सभ्यता का तो धौलावीरा, सबसे बड़ा शहर अगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, और भारत में अगर सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो राखीगढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं इनका नगर नियोजन कैसा था। तो नगरों का निर्माण ईंटों से हुआ था। सारी की सारी नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। सड़कों का ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न का मतलब सारी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री अंश पे। पूछेगा सड़कों की दिशा क्या होती थी, तो सड़कों की दिशा पूरब से पश्चिम होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग उस टाइम बहुत ही दिमागी हुआ करते थे, क्योंकि आप जानते होंगे कि ज़्यादातर हवाएं कैसे चलती हैं, पूरब से और पश्चिम। तो सड़क पूरब से और पश्चिम, हवाएं पूरब से पश्चिम चलती हैं, सड़कें अपने आप साफ हो जाए हवाओं से, इसीलिए ज़्यादातर अपनी रोडें बनाते थे पूरब से पश्चिम बनाते थे। घरों में क्या मिले हैं, कुएं मिले हैं, स्नानागार मिले हैं और निकासी की अच्छी व्यवस्था मिली है। इनकी बात करी जाए इनका जीवन, आखिरी जीवन कैसा था, तो इनका मुख्य पैसा कृषि था और ये व्यापार भी करते थे। खेती काहे करते थे, गेहूं, जौ, कपास की खेती। अगर पूछेगा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ शुरुआत हुई, तो हमने यहाँ भारत में। व्यापार कहाँ से था, मेसोपोटामिया से संपर्क, वही भारत बताया जो हमें। मुद्रा का प्रयोग नहीं है, विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगर पूछा जाए कि यहाँ का जो बाट था किस अनुसार में था, तो यहाँ का जो बाट था 16 किलोग्राम में था, यानी कि 16 किलोग्राम का बाट था वो सबसे कम था। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ मिनिमम चाहिए तो 16 किलोग्राम में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इनके कला और संस्कृति की। मृदभांड जो थे ज़्यादातर लाल मिट्टी के बने हुए होते थे। ये पूछेगा कि मृदभांड बने किस मिट्टी के होते थे, तो रंग रहेगा लाल। और पूछेगा कि इन पर डिजाइन किस कलर की होती थी, तो डिजाइन होती थी काले कलर की। मृदभांड लाल बना पर काले रंग की आकृतियाँ होती थी। मूर्तियाँ देखी थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, कांसे की, पशुपति की मुहर मिली है। गहनों में सोना, चांदी, तांबा और मोती का उपयोग किया गया। आ जाते हैं धर्म और विश्वास पे। ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। पशु प्रतिनाथ को प्रमुख देवता माना जाता था। माता देवी की मूर्ति भी मिली है, मैं बताया था हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई है। और मृत्यु के बाद जीवन में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसमें विश्वास करते थे, यानी कि आत्मा वगैरह पर विश्वास करते थे, मतलब जरूर पर विश्वास करते थे। बात करें पतन के कारण, तो बहुत से लोग हैं, सबका अलग अलग मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई होगी, उससे सभ्यता नष्ट हो गई होगी। कुछ लोगों का मानना है कि जो नदी है वो अपने मार्ग पर चल रही होगी, उसने अचानक से अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया होगा, उस वजह से इसका पतन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों ने एक साथ आक्रमण कर दिया, जो सिंधु सभ्यता को खत्म कर दिया, वो भी इसका पतन का कारण मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि व्यापार और कृषि व्यवस्था इनकी एकदम से गड़बड़ा गई होगी, वो भी इसका पतन का कारण हो सकता है। तो सिंधु सभ्यता में ये क्लास थी आपकी हिस्ट्री की, इससे रिलेटेड है। एक बार अगर आपको रिवाइज करा दिया जाए, फिर से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसे। रिवाइज पे आए तो हम बात करें सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो सिंधु सभ्यता थी हमारी सिंधु नदी के आसपास फैली थी। सिंधु सभ्यता को एक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो शहर इसमें खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता ही, हड़प्पा शहर खोजा गया था दयाराम साइनी के द्वारा 1921 में। इसके काल की बात करी जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। जो प्रमुख शहर थे हड़प्पा में हमने बताया, इसको याद रखना है। श्रमिक को कौन कौन सी नई चीज़ें थी हड़प्पा में, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, मातृ देवी की मूर्ति, RS-37 बंदरगाह, हाथी का कपाल, स्वास्थ्य केंद्र। मोहनजोदड़ो में हमें क्या रखना है, पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, चौड़ी सड़क मिली है और यहाँ पे स्वास्थ्य निशान ज़्यादा रहते हैं। मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो क्यों कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मर्तकों का टीला। लोथल जो था हमारा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से
सिंधु सभ्यता का पूरा व्यापार होता था। यही एकमात्र शहर है जिससे व्यापार किया जाता था, और यही एकमात्र शहर है जिसमें घरों के दरवाजे जो थे सड़क की ओर खुलते थे। कालीगंगा का अर्थ होता है काले मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या मिला हुआ है? जुटा हुआ खेत का हिस्सा, हल इत्यादि मिला हुआ है। धौलावीरा कच्छ में है। पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल बताओ सिंधु सभ्यता का, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल बताओ, तो हमारा आएगा राखीगढ़ी। अब आ जाए इसके नगर नियोजन पे कि इनके जो नगर होते थे कैसे होते थे। पहली बात तो ये है कि पूछेगा कि पूरी दुनिया में पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो पहली शहरी सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता थी। इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, बाकी जितनी सारी व्यवस्थाएं थी वो शहरी व्यवस्थाएं नहीं थी। यहाँ का नगरों का निर्माण किससे हुआ था? ईंटों से हुआ था। नालियाँ कैसी होती थी? साफ सुथरी और ढकी हुई होती थी। सड़कों का ग्रिड पैटर्न होता था। सड़कों का ग्रिड पैटर्न का मतलब ये सब एक दूसरे को 90 कोण पे काटती थी, यानी कि समकोण होती थी। बात करी जाए इनकी दिशा क्या होती थी, तो पूरब से पश्चिम होने की वजह क्या थी? क्योंकि तो हवाएं हमारी कैसी चलती है? पूरब से पश्चिम चलती है। नेक्स्ट बात करी जाए तो इनका प्रमुख पैसा क्या था? कृषि था। खेती काहे की करते थे? गेहूँ, जौ, कपास। क्वेश्चन में पूछता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ शुरुआत हुई, तो सबसे पहले कपास की खेती भारत में स्टार्ट हुई। किसने कही थी? सिंधुवासी ने कही थी। व्यापार कहाँ से था? मेसोपोटामिया से संबंध था। इनकी क्या हुई है? इनकी मोहरें हमें मिली है। कहाँ से? लोथल से। मुद्रा का प्रयोग नहीं, व्यंजन प्रणाली प्रचलित थी 16 के अनुपात। मडभांड कैसे होते थे? लाल मिट्टी के बने होते थे जिन पर डिजाइन काले रंग की करी जाती थी। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है जो पासे की थी। पशुपतिनाथ की मोहरें मिली है। पहला में सोना, चांदी, तांबा और मोती का उपयोग किया जाता था। धर्म और विश्वास, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य, जल और वृक्ष की। पशुपतिनाथ इनके मुख्य देवता थे और माता देवी की भी पूजा करते थे। मृत्यु के बाद भी इनको जीवन में विश्वास होता था। पतन के कारण क्या माने गए हैं? बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। या तो माना गया होगा कि नदी ने अपना क्या कर दिया होगा? रास्ता बदल दिया होगा, या आर्यों ने इन पर आक्रमण कर दिया होगा, या इनकी जो कृषि व्यवस्था थी और व्यापार व्यवस्था थी एकदम से फेल हो गई होगी। इस वजह से इनका पतन हुआ होगा। ये आकलन किया है पुरातत्वविद लोगों ने। आई होप आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। ये हिस्ट्री की क्लास है, रेगुलर क्लास चलेगी। रेगुलर बेस पे आप लोग के टेस्ट होते रहेंगे। दिल्ली पुलिस में कोई भी कांस्टेबल, SI जो भी वैकेंसी है, सभी के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है। आप लोग रेगुलर क्लास पे बने रहिए और इस बार कोशिश करिए कि एग्ज़ाम निकालना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।